हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम झारखंड की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति 2008 के बारे में चर्चा करेंगे। यह टॉपिक जेपीएससी पीटी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि आपका 4 नंबर का प्रश्न आसानी से एग्ज़ाम में सॉल्व हो जाए, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और इसे एक बार एटलीस्ट देख लीजिए। और यह इसका पार्ट 1 है। इसके बाद से मैं इसके लिए पार्ट 2 भी बनाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति 2008, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। झारखंड की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति का प्रकाशन झारखंड सरकार के गजट में 25 जुलाई 2008 को किया गया था। ये जो कट ऑफ डेट है इस नीति का, इसे याद करना सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत बार सवाल इस तरह से आते हैं कि झारखंड की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति का प्रकाशन कब किया गया था या गजट में प्रकाशित कब हुआ था। तो यह डेट आपको 25 जुलाई 2008 एकदम से याद होना चाहिए। ठीक है। झारखंड की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति में कुल कितने अध्याय हैं? कुल 9 अध्याय हैं। इसके बारे में अगर देखा जाए, इस चैप्टर के बारे में, तो यह एक बहुत ही लेंदी चैप्टर है, बड़ा है। लेकिन उससे हम लोग को घबराना नहीं है। हम लोग को कोशिश करना है कि इसके जो की फैक्ट्स है उसको पकड़ के रखना और उसको याद कर लेना, ताकि एग्ज़ाम में, चूँकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसलिए की फैक्ट्स अगर याद रहेंगे तो उससे बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अध्याय 1। अध्याय 1 में है प्रस्तावना। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण। जैसा कि सबको पता है, झारखंड राज्य प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण है। यहाँ बहुत सारे तरह के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। राज्य के लोगों की सोच थी कि राज्य के औद्योगिकरण से झारखंड के लोगों का भविष्य सुनहरा होगा। लेकिन उद्योगों, डैम व कोयला की खानों की स्थापना के लिए काफ़ी भूमि का अर्जन किया गया। अर्जन किया गया मतलब सरकार जो रैयत होती है उनसे अपने अंडर में ले लेती है उस ज़मीन को, और उस ज़मीन का उपयोग डैम बनाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, या फिर कोयला की खदानें जो होती है उसे उस काम करने के लिए वह अपने अंडर में ले लेती है। तो इससे जब किसी का भूमि ले लिया जाएगा तो ऑब्वियस सा बात है, जो वहाँ पे रहते हैं उनको तो वहाँ से हटाया जाएगा। तो इस कारण से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए और अपनी वन भूमि, जल संसाधन, सामुदायिक पहचान और जीविकापार्जन खो बैठे। मान लीजिए किसान है, वह खेती बाड़ी करता है, उसी से उसका जीविका चलता है। लेकिन सरकार को अगर यह लगता है कि वहाँ किसी तरह के परियोजना की आवश्यकता है, उस वहाँ किस तरह के उद्योग की आवश्यकता है, वहाँ पे उद्योग खोला जाएगा, तो उसकी ज़मीन तो छीन जाएगी। तो फिर खेती वह कैसे कर पाएगा। नेक्स्ट है, विगत 70 वर्षों में रोजगार के लिए झारखंड में आने वाले लोगों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। मतलब कहने का है कि बाहरी लोग बहुत ज़्यादा झारखंड में आए, जिससे झारखंड के लोगों को, विशेषकर आदिवासी लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पहचान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ये सब समझने वाली चीज़ें हैं कि बाहरी लोग आए, जिससे यहाँ के संस्कृति में तो प्रभाव पड़ेगा ही। एक और इसका कारण है कि झारखंड राज्य की जनसंख्या में आदिवासियों की जनसंख्या 1931 में 50% से घटकर 2011 में लगभग 26.3% हो गया। इससे यह पता चलता है कि 1931 में जो झारखंडी मूल निवासी थे, आदिवासी थे, वह 50% थे और 2011 में यह 26.3% हो गया। इससे यह पता चलता है कि बहुत ज़्यादा बाहरी लोगों का यहाँ पे आवागमन बढ़ा और यहाँ पे निवासी भी बने हुए। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जो पुनर्वास एवं स्थापना नीति जो है उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि किसी भी उद्योग या खानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन का सरकार के द्वारा अर्जन किया गया, जिससे बहुत सारे लोगों का जीविका उजड़ गया, उनको विस्थापित होना पड़ा। तो उनके लिए सिंपल सा बात है, एक कोई नीति तो होना चाहिए ना, जिससे उनको फिर से बसाया जा सके, उनके सांस्कृतिक और जो सामुदायिक है हितों की रक्षा किया जा सके। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 2,
इस नीति का क्या उद्देश्य है, यह नीति क्यों बनाया गया, ठीक है। इस नीति का उद्देश्य है जहाँ तक संभव हो न्यूनतम विस्थापन न करने अथवा कम से कम विस्थापन करने के विकल्पों को बढ़ावा देना। इस नीति का यही उद्देश्य है कि जहाँ पे विस्थापन होने वाला है वहाँ पे कोशिश किया जाना चाहिए कि कम से कम लोगों को एक जगह से दूसरे जगह हटाया जाए, और अगर विस्थापन न हो तो और अच्छा है। तो इन सभी उपायों और जो विकल्प है उसके बारे में ध्यान देना। प्रभावित व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी के पर्याप्त पुनर्वास पैकेज सुनिश्चित करना तथा पुनर्वास की प्रक्रिया का कार्य तेजी से सुनिश्चित करना। देखिए, कोई भी कंपनी जब काम करती है तो कंपनी को इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है कि वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, कैसे वे अपना जीवन यापन करेंगे। तो इसके लिए सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ता है कि वह काम को मतलब सरकार की तरफ से देख सके अच्छी तरह से। समाज के कमज़ोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा करने तथा उनके उपचार के संबंध में ध्यानपूर्वक तथा संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई किए जाने पर विशेष ध्यान रखने को सुनिश्चित करना। तो इस नीति का यह भी काम है कि जो समाज में ST SC रहते हैं, जो आदिवासी रहते हैं, उनके हितों का हर एक प्रकार से ध्यान रखा जाना चाहिए। जहाँ तक विस्थापन भूमि अर्जन के कारण होता है वहाँ पर अर्जनकारी निकाय तथा प्रभावित परिवारों के बीच आपसी सहयोग के जरिए सौहार्दपूर्ण संबंध को स्थापित करना। अब सिंपल सा बात है कि एक कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, और एक सीधे साधे लोग हैं, तो उन दोनों के बीच जो संबंध स्थापित कौन करेगा? दोनों, एक प्रभावित परिवार है और एक कंपनी है, दोनों के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य करेगी हमारी जो है ये प्रशासक होगा, जो पुनर्वास और पुनर्स्थापना को देखेगा। अध्याय 3 में परिभाषा दिया हुआ डेफिनेशन, ठीक है। इसको जो फैक्ट्स है उसको ज़रूर से याद कर लेना है, ठीक है। तो जो प्रभावित परिवार किसे कहेंगे, पूछा जाता है बहुत बार। ऐसा परिवार जिसकी संपत्ति किसी परियोजना हेतु भूमि अर्जन किए जाने अथवा अन्य कारण से अनैच्छिक विस्थापन के द्वारा प्रभावित हुई है। मतलब ऐसा परिवार जो न चाहते हुए उस स्थान से हटाया जाता है, जिसका कारण है कि सरकार के द्वारा उसकी संपत्ति को अपने अंडर में ले लिया गया है किसी भी परियोजना के लिए। सेकंड है प्रभावित क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां किसी परियोजना हेतु भूमि अर्जन या अन्य कारण से 100 या अधिक परिवारों के विस्थापन की संभावना है। प्रभावित क्षेत्र उसी को बोलेंगे जहां 100 या 100 से अधिक परिवार विस्थापित हो सकते हैं, उसे प्रभावित क्षेत्र कहेंगे। इसमें 100 लोग नहीं समझना है, 100 परिवार है, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि भूमि, ऐसी भूमि जिसका प्रयोग कृषि या बागवानी, डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन अथवा औषधीय जड़ी बूटी के उत्पादन हेतु नर्सरी के रूप में पशुओं के चारा हेतु घास उगाने आदि के लिए किया जाता है, इसी को कृषि भूमि कहेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ घर बना लिया है तो उसको हम लोग कृषि भूमि नहीं कह सकते हैं, उसमें कृषि का जो एग्रीकल्चर का काम होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल यहाँ बहुत सारे दिए हुए हैं, इन सभी में से कोई है तो वह कृषि भूमि कहलाएगा। अब कृषि श्रमिक कैसे कहेंगे, ऐसा व्यक्ति जो प्रभावित क्षेत्र की घोषणा की तारीख से पूर्व कम से कम अनुसूचित क्षेत्र में 30 वर्षों से, अनुसूचित क्षेत्र में 30 वर्ष से और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 15 वर्ष से रहता हो और अपने शारीरिक श्रम द्वारा कृषि भूमि अर्जित किया हो, ठीक है। दो चीज़ है, ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित क्षेत्र में 30 वर्षों से रह रहा हो और खेती बाड़ी करता हो और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 15 वर्षों से रहता हो, वहाँ पे कृषि का कार्य कर रहा हो, उसे कृषि श्रमिक कहेंगे, ठीक है। अगला है विस्थापन। विस्थापन तो बहुत ही क्लियर है कि जो वास भूमि है या फिर आवासीय स्थान को खो देना, वहाँ से हट जाना। परिवार, परिवार किसे कहेंगे, एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, अविवाहित पुत्र, अविवाहित पुत्रियाँ, अविवाहित भाई, अविवाहित बहनें शामिल हैं। वाइफ हस्बैंड, फिर अनमैरिड डॉटर सन, ये सब एक परिवार के अंतर्गत आते हैं। ग्राम सभा, झारखंड
पंचायत राज अधिनियम 2001 में परिभाषित ग्राम सभा। ठीक है, तो ग्राम सभा का मतलब ये होगा कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 में जो डिफाइन किया हुआ ग्राम सभा का वही डेफिनेशन इसमें भी होगा। रैयत, रैयत उसको कहेंगे जो जिसका नाम राजस्व लेख में शामिल है, मतलब कि अंचल में, ब्लॉक में जो राजस्व लेख है उसमें उसका नाम शामिल है तो वह रैयत कहलाएगा। अधिभोगी, अधिभोगी का मतलब हो गया कि अनुसूचित जनजाति या अन्य वनवासी जो 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि पर कब्जा रखता हो किसी भी प्रकार से, या उस पर खेती करता हो या फिर उस पर वह घर बना के रह रहा हो, तो उसे अधिभोगी कहेंगे। ठीक है, इसमें याद रखिएगा डेट, ये डेट कट ऑफ डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर 2005 से पहले अगर उस पर कब्जा किया हो वन भूमि पे तो वह अधिभोगी कहलाएगा। परियोजना, ऐसी परियोजना इसमें भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप अनैच्छिक विस्थापन सम्मिलित हो। अर्जनकारी निकाय, अर्जनकारी निकाय मतलब कि जो ऐसी कंपनी, एक निगमित निकाय, एक संस्था या कोई अन्य संगठन जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि का अर्जन किया जाता है। तो अर्जनकारी निकाय से मतलब समझिए कि कोई कंपनी है जिसके लिए सरकार ज़मीन ले रही है, उसे ही अर्जनकारी निकाय कहेंगे। पुनर्स्थापन क्षेत्र, कहीं से विस्थापित होके एक जगह जो फिर से बनाया जाएगा उन लोगों के रहने के लिए, उसे क्या कहा जाएगा? पुनर्स्थापन क्षेत्र। अब है अध्याय 4, परियोजना का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन। ठीक है, कोई भी परियोजना होगा तो वहाँ के लोगों में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, जब भी कोई नई परियोजना शुरू करने अथवा किसी विद्यमान परियोजना का विस्तार करने की इच्छा की जाती है जिसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में सामूहिक रूप से 100 या अधिक परिवारों का, यहाँ भी दिया हुआ है, 100 या अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन शामिल हो, तो प्रशासक पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास में यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किया जाए। मतलब कि जिस भी क्षेत्र में परियोजना होने वाला है, जहाँ पे विस्थापन हो सकता है, उस क्षेत्र का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन होगा। शॉर्टकट में इतनी ही बात है। लैंग्वेज बहुत ही बड़ा है लेकिन इसको समझ लीजिएगा तो ये एकदम आपका छोटा सा है। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि परियोजना का सार्वजनिक व सामुदायिक परिसंपत्तियों, आधारिक ढांचे, सामुदायिक तालाब, चारागाह, भूमि, चारे के लिए भूमि, पौधारोपण, उचित दर की दुकानें, पंचायत घर, सहकारी समितियां, सार्वजनिक उपयोगिता जैसे डाकघर, बीज भंडार, सिंचाई, बिजली, स्वास्थ्य केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, सामुदायिक केंद्र, पूजा स्थल, कब्रगाह, शमशान आदि एवं जनजातीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन में करना क्या है, क्या चेंजेस होगा या क्या उन लोग का इफेक्ट पड़ेगा, इस परियोजना के कारण जो विस्थापन हो रहा है तो उन लोग का लाइफ स्टाइल कैसे चेंज हो जाएगा, उनके धार्मिक अनुष्ठान कैसे चेंज हो जाएंगे, उनके जो पहले चारागाह थे वे अब चारागाह कैसे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सारी चीज़ों का मतलब एक जो ज़िंदगी जीने के लिए जो ज़रूरतें हैं उन सारी ज़रूरतों पर एक स्टडी किया जाएगा। ठीक है, ऐसे मामले जिनमें पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अब देखिए एक दो आ गया, इन्वायरमेंट वाला आ गया और दूसरा है सोशल वाला, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन। ठीक है, दोनों ही किया जाना है। मान के चलिए कि किसी तरह का डैम बन रहा है, किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है जो कि फॉरेस्ट एरिया में है, जंगल के बीचों बीच पड़ता है, तो वहाँ पे सिंपल सा बात है कि सामाजिक के साथ साथ में जो इन्वायरमेंटल आपका एनालिसिस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, उनका भी तो एक लाइफ स्टाइल है, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह का जो दोनों प्रभाव का मूल्यांकन होगा वह कम से कम 30 दिनों के अंदर, जो जन सुनवाई करना है उसका मूल्यांकन करना 30 दिनों के अंदर कर लेना ज़रूरी है। ठीक है, और एक बात और है कि उन सभी मामलों में अनिवार्य होगी इसमें सामूहिक रूप से किसी भी क्षेत्र में 100 या अधिक परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन होता है। मतलब कह रहा है कि 100 या ज़्यादा परिवार अगर विस्थापित होंगे तो उसमें SIA,
सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा, इससे बचा नहीं जा सकता है। सरकार की यह जवाबदेही होगी कि उसे यह काम करवाना होगा। अध्याय 5 है प्रशासक तथा आयुक्त की नियुक्ति। नीति तो बन गया है, लेकिन उसके लिए एक प्रशासक चाहिए ना, जो ये सारा काम करेगा। जहां पर राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट होगी किसी परियोजना के लिए भूमि अर्जन अथवा अन्य कारण से 100 या अधिक परिवारों का नैतिक विस्थापन होने की संभावना है, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपायुक्त के स्तर से अन्यून स्तर के किसी अधिकारी को पुनर्स्थापित एवं पुनर्वास प्रशासक के रूप में नियुक्त करेगी। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना है कि 100 या 100 से अधिक परिवार होंगे, उसमें उपायुक्त के स्तर से अन्यून मतलब उपायुक्त के से ऊपर लेवल के जो अधिकारी होंगे, जो डेप्यूटी कमिश्नर होते हैं उससे ऊपर के अधिकारी जो आयुक्त होते हैं, कमिश्नर इसका बन सकते हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, प्रशासक बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि प्रशासक किसको बनाया जाएगा, तो उपायुक्त से अन्यून स्तर के पदाधिकारी को। ठीक है, और जिसमें 100 से कम रहेगा, अगर 100 से अधिक परिवार अगर विस्थापित हो रहे हैं तो उपायुक्त से ऊपर लेवल के अधिकारी को बनाया जाएगा, और 100 से कम परिवार अगर विस्थापित हो रहे हैं तो उपायुक्त को ही यह जवाबदेही या फिर जिम्मेदारी दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो भी प्रशासक बनेंगे 100 से ऊपर के लिए तो आयुक्त बनेंगे, और इधर नीचे आपका डिप्टी कमिश्नर बनेंगे। तो प्रशासक के क्या कार्य है और कर्तव्य है, बहुत सारा जब उसको बनाया जा रहा है तो उसका कार्य भी होगा और ड्यूटीज भी होगा, तो देखना है। पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास प्रशासन के कार्य एवं कर्तव्य। अर्जनकारी निकाय के परामर्श से व्यक्तियों का न्यूनतम विस्थापन और ऐसे विकल्पों का पता लगाना जिससे विस्थापन ना हो या कम से कम हो। तो इसका काम है कि आप ऐसा आइडिया लाइए या ऐसा विकल्प लाइए जिससे विस्थापन कम हो, कम लोगों को ही वहाँ से हटाया जाए या फिर ना हटाया जाए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट आपका। सेकेंड हो गया पुनर्वास और पुनर्निर्माण स्कीम तैयार करते समय, जब भी पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण स्कीम तैयार होगा तो प्रभावित व्यक्ति एवं संबंधित ग्राम सभा के साथ परामर्श करके यह सुनिश्चित करना कि अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्ग के प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों का संरक्षण हो। मतलब इसका काम होगा, प्रशासक जो होगा, जो आयुक्त होगा, उसका काम है कि ग्राम सभा के साथ बैठक करेगा और जो प्रभावित वहाँ के व्यक्ति है, विस्थापित होने वाले व्यक्ति है, उन सभी के साथ उनकी मजबूरियों को और उनके हितों का ध्यान रखते हुए सारी स्कीम को, प्रारूप को तैयार करना। इस नीति के अंतर्गत पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास स्कीम के लिए योजना का प्रारूप भी तैयार करेगा प्रशासक। ठीक है, प्रभावित परिवारों, संबंधित ग्राम सभा, जानकारी निकाय के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श से भूमि अर्जन के विभिन्न घटकों की पुनर्स्थापना, पुनर्वास कार्यकलापों अथवा कार्यक्रम के लिए अनुमानित व्यय सहित बजट तैयार करना। अब प्रशासक का काम भी है कि बजट भी तैयार करना। किसके लिए, वहाँ से लोगों को हटाया जाएगा, किसी एक जगह को डिसाइड किया जाएगा कि उन लोगों को कहाँ पे बसाना है, बसाने में कितना खर्च आएगा, तो इन सारी चीज़ों का बजट बनाया जाएगा। तो बजट बनाने का काम भी किसका होगा, जो पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास प्रशासक होगा, उसका यह ड्यूटी है कि यह बजट वह तैयार करेगा। प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के लिए पर्याप्त भूमि की व्यवस्था करना, ये भी काम है। प्रभावित परिवारों हेतु लाभ स्वीकृत करना, ये भी इसका काम है। ऐसे अन्य कार्य निष्पादित करना जिन्हें राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा समय समय पर सौंपती है। अब एक काम थोड़ा टॉपिक से हट के है कि मतलब उस प्रशासक को वह सारे काम तो करना ही है जो विस्थापन से रिलेटेड है लेकिन अगर सरकार उसे कोई और अन्य काम सौंपती है लिखित रूप में, तो उसे भी वह परफॉर्म करना है। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि यह काम इसका नहीं है, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम्स में इस दृष्टि से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक प्रशासक का नहीं है। तो आप लोगों को लगे कि एक काम तो हो सकता है कि प्रशासक का ना नहीं होगा, क्योंकि प्रशासक का कार्य क्या है, विस्थापन से रिलेटेड, और यह तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि यह विस्थापन का कार्य है, लेकिन फिर भी यह काम को करना है क्योंकि राज्य सरकार इसको लिखित आदेश में समय समय द्वारा जो सौंपेगा उसको यह काम करना है।
अगला है, प्रशासक अपने कार्यों के संपादन के लिए किसी तकनीकी विशेषज्ञ या संस्थान से अपेक्षित सहयोग ले सकेगा, जिस पर व्यय का वहन अधियायी निकाय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी तकनीकी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो अकेला जो डीसी होगा या फिर जो आयुक्त होंगे वह इस काम को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत सारे टेक्निकल जानकारी की ज़रूरत होती है, जो किसी बड़े संस्थान जैसे कि आईआईटी से हेल्प लिया जाता है, या फिर कोई भी मैनेजमेंट संस्थान है उनसे यह हेल्प लिया जाता है। तो उसका वहन जो होता है वह निकाय व कंपनी करती है। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक लिखित रूप में आदेश के द्वारा, ठीक है, यह ध्यान दीजिए कि मौखिक रूप से यहाँ कुछ भी नहीं चल रहा है। कोई भी शक्ति का बंटवारा होता है या शक्तियों को आदान प्रदान किया जाता है तो वह हमेशा लिखित रूप में होता है। तो जो प्रशासक होंगे लिखित रूप में आदेश के द्वारा उसे प्रदत्त ऐसी प्रशासनिक शक्तियाँ और सौंपे गए कर्तव्यों को अंचलाधिकारी से न्यून पद के किसी अधिकारी अथवा समकक्ष अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है। तो इसको शॉर्टकट में एक ही बात समझिए कि जो प्रशासक है वह जो उसको काम सौंपा गया है वह काम वह जो अंचलाधिकारी होता है, जिसको बोला जाता है सर्कल ऑफिसर, सीओ बोला जाता है, उसको दे सकता है, या उससे ऊपर के अफसर को लिखित रूप में वह अपनी शक्ति को दे सकता है या किसी कार्य को निष्पादित करने के लिए दे सकता है। तो आप लोग को देखिएगा कि कैसा समझ में आया। अगर समझ में आया है तो इसका पार्ट 2 भी हम बहुत जल्दी ही लाएंगे आप सभी के लिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यह टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इसे एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, और पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि आप सभी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस आपको मैच करेंगे, और जो क्वेश्चंस आएंगे वे भी सॉल्व हो जाएंगे, तो आप में कॉन्फिडेंस भी अच्छी तरह से आएगा। तो धन्यवाद।